सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो हम क्लास 10th ज्योग्राफी 4th चैप्टर जिसका नाम एग्रीकल्चर है पढ़ रहे थे। ये हमारी 3rd क्लास रहेगी। इसमें हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। अब ये क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, यानी किस फसल को कब उगाना है, किसको पहले ग्रो करना है, किसको बाद में ग्रो करना है, इसके बारे में हम इसमें देखेंगे। यू हैव स्टडीड द फिजिकल डाइवर्सिटीज एंड प्लूरैलिटी ऑफ कल्चर्स इन इंडिया। तो आपने इंडिया की फिजिकल डाइवर्सिटीज के बारे में पढ़ लिया है, यानी क्लास 9th में इसी सब के बारे में था कि फिजिकल डाइवर्सिटी का मतलब ये कि जैसे हम लैंड के हिसाब से देखें तो कहीं माउंटेन एरिया है, कहीं प्लेटू है, कहीं डेजर्ट है, कहीं फॉरेस्ट है, कहीं प्लेन एरिया है, आइलैंड एरिया है, कोस्टल एरिया यानी समुद्र से लगा हुआ एरिया है। और अगर वेदर के हिसाब से या क्लाइमेट के हिसाब से अगर हम देखें तो कहीं बारिश ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा रहता है यानी गर्मी ज़्यादा पड़ती है, कहीं ठंडी ज़्यादा पड़ती है, कहीं किसी तरह की सॉइल है, कहीं किसी तरह की सॉइल है। ओके, तो ये फिजिकल डाइवर्सिटी हो गया। और प्लूरैलिटी ऑफ कल्चर का मतलब ये हुआ कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के कल्चर हैं, अलग अलग संस्कृति है, यानी अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग जाति के लोग हैं, अलग भाषा के लोग हैं। दीज आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन द कंट्री। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर होता है वो भी किसी एक फसल को हम नहीं ग्रो करते, बल्कि बहुत सारी चीज़ों की हम खेती करते हैं और अलग अलग सीजन में उसकी करते हैं, यानी अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न होता है उसका। Various types of food and fiber crops, vegetables and fruits, spices and condiments, etc. constitute some of the important crops grown in the country. तो बहुत तरीके की खाने की फसलें और फाइबर क्रॉप्स यानी रेशे वाले, यानी जिन क्रॉप को उनके फाइबर के लिए, उनके रेशे के लिए ग्रो किया जाता है, जैसे आपका जूट हो गया, उससे रस्सी वगैरह बनाते हैं, और कॉटन हो गया जिससे धागा बनाते हैं, और उसके बाद उससे कपड़ा बनता है, तो ये फाइबर क्रॉप्स कहलाते हैं। और वेजिटेबल हो गई, फ्रूट हो गया, स्पाइसेस यानी मसाले हो गया, कंडिमेंट से भी मसाला ही होता है, लेकिन ये खाना खाने के मतलब जब खाना पक जाता है तो उसके बाद इसको डाले जाते हैं, यानी वो मसाले जैसे आपका सॉल्ट हो गया और पेपर हो गया, ठीक है। तो इन सब की खेती की जाती है। तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन द कंट्री। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, यही चीजें बहुत ज्यादा हमारे देश के अंदर ग्रो की जाती हैं। इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग सीजन, रबी, खारिफ एंड जैद। तो 3 सीजन हमारे यहाँ है, एक रबी का सीजन, एक खारिफ और जैद का। रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन द समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। तो ये जो रबी क्रॉप होते हैं, यानी रबी के सीजन जो होता है उसके अंदर जो फसलें उगाई जाती हैं उन क्रॉप्स को हम रबी क्रॉप कहेंगे। तो इसको बोया जाता है अक्टूबर से दिसंबर में के बीच में, और हार्वेस्टेड यानी इसको काटा कब जाता है, गर्मियों के दिन में अप्रैल से जून के बीच में। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स आर वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। तो जो इंपॉर्टेंट कुछ रबी क्रॉप है वो आपके वीट हो गया यानी गेहूं हो गया, और बार्ले यानी जौ, पीस यानी मटर, ग्राम यानी चना, मस्टर्ड यानी सरसों। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्रॉप हैं। Though these crops are grown in the large part of India, states from north and northwest parts such as Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand and Uttar Pradesh are important for the production of wheat and other rabi crops. तो ये जो क्रॉप हैं यानी रबी जो क्रॉप है वो इंडिया के बहुत बड़े हिस्से में ग्रो किए जाते हैं, जिसमें से नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के जो स्टेट्स हैं जैसे आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर गेहूं या और दूसरे जो रबी क्रॉप है उनकी खेती की जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन हेल्प्स इन द सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप्स। तो इनके ग्रो होने में जो सबसे ज्यादा मददगार चीज है वो क्या है कि एक तो सर्दियों के दिन के अंदर प्रेसिपिटेशन मिल जाता है। प्रेसिपिटेशन मतलब कोई भी चीज आसमान से गिरती है, चाहे वो बारिश हो गई या स्नो हो गई। यहां पर बारिश की बात हो रही है, यानी सर्दियों के दिन में भी बारिश हो जाती है। और किस वजह से होती है कि जो वेस्ट साइड से यानी इंडियन ओशन की बात कर रहे हैं, वहां से जो टेम्परेट साइक्लोन आते हैं, साइक्लोन या तो ट्रॉपिकल होता है या टेम्परेट होता है, बस आपको इसमें डिटेल नहीं पढ़ना है कि टेम्परेट क्या होता है, बस इतना याद रखना है कि ये टेम्परेट साइक्लोन की वजह से सर्दियों के दिन में भी बारिश हो जाती है, जो इन फसल को ग्रो करने के लिए मदद करती है। However, the success of the Green Revolution in the Punjab, Haryana, Western UP, Uttar Pradesh, and parts of the Rajasthan has also been an important factor in the growth of the above mentioned rabi crops. तो एक तो विंटर के सीजन में बारिश की वजह से, और दूसरी चीज जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अंदर और राजस्थान के हिस्से के अंदर। अभी ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है,
1960s और 65 का टाइम में हाई यील्डिंग सीड बनाई गई थी। ये हमने पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में कि हाई यील्डिंग सीड क्या होती है, HYV सीड्स। और साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स हमने बनाया था इन्हीं सालों के अंदर, और नए नए इरिगेशन मेथड हमने इन्वेंट किए थे। तो इन तीनों की वजह से हमारी खेती में बहुत ज्यादा मदद मिली थी। इसीलिए हमने कहा था कि एक रेवोल्यूशन आ गया, यानी एक क्रांति आ गई। किसका? ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया, क्योंकि ये खेती के फील्ड में बहुत बड़ी चीज हो गई थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से भी बड़ा फायदा मिला है इन क्रॉप को ग्रो करने के लिए। यानी जिन एरिया में पहले नहीं ग्रो हो पा रही थी, चाहे वो बारिश की वजह से या उतनी अच्छी फसल नहीं हो पा रही थी उसकी सीड की वजह से, तो अब वहां भी आसानी से हम ग्रो कर ले रहे हैं। अब बात करते हैं खारिफ क्रॉप की। खारिफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ द मानसून इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। तो इन क्रॉप को ग्रो कब किया जाता है, यानी इसको बोया कब जाता है? जब मानसून आता है, यानी ऑनसेट ऑफ मानसून, यानी जब मानसून आता है, शुरुआत होती है तब। अब अलग जल्दी से जल्दी क्या हो सकता है, मई के महीने में मानसून आ जाता है, कहीं 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 जून में आता है, कहीं जुलाई, तो इन्हीं मंथ्स के अंदर आसपास होता है। ठीक है, जब मानसून आ जाएगा, शुरुआत हो जाएगी, तब इसकी बुआई हो जाएगी। और इसकी कटाई कब होती है? सितंबर से अक्टूबर के मंथ्स में। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन आर पैडी। तो जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो इस सीजन के अंदर ग्रो किए जाते हैं, यानी खारिफ सीजन के अंदर, वो क्या हो गए? पैडी, यानी आपका धान हो गया। धान क्या होता है? जो चावल कवर के साथ होता है उसको धान कहते हैं। उसका कवर हम हटा देते हैं तो उसके अंदर से आपको राइस निकलता है। और मेज यानी मक्का, जिसे भुट्टा भी कहते हैं, और ज्वार, इसको हिंदी में ही ज्वार कहते हैं, और बाजरा, और तुअर यानी अरहर की दाल, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, और ग्राउंडनट यानी मूंगफली, एंड सोयाबीन। तो ये सारे खारिफ क्रॉप थे। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स आर आसाम। तो जो इंपॉर्टेंट वो रीजन जहां पर राइस की खेती की जाती है वो कौन से हैं आपके? असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। एंड कोस्टल रीजन यानी समुंदर से लगे हुए रीजन किसके? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र। तो इन एरियाज के जो समुंदर से लगे हुए एरिया हैं, यहां पर राइस की खेती की जाती है। और पार्टिकुलरली दो द कोनन कोस्ट। कोनन कोस्ट आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, ये महाराष्ट्र से का जो कोस्टल रीजन है, समुद्र से लगा हुआ जो एरिया है, उसको हम कहते हैं कोनन कोस्ट। तो वहां पर भी चावल खेती होती है, अलॉन्ग विद उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर भी राइस की खेती की जाती है। रिसेंटली पैडी हैज ऑल्सो बिकन एन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा। कुछ सालों के अंदर ये जो धान है, ये पंजाब और हरियाणा में भी एक इंपॉर्टेंट क्रॉप बन गया है। ठीक है, पहले नहीं होती थी, लेकिन अब जैसे जानते हैं कि इरिगेशन टेक्निक भी हमारे पास आ गई है, फर्टिलाइजर भी आ गया है, HYV सीड भी आ गई है, तो अब यहां पर भी हम खेती कर ले रहे हैं। इन स्टेट्स लाइक आसाम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर। तो आसाम, वेस्ट बंगाल और ओडिशा की बात करें, एक साल के अंदर 3 क्रॉप जो है पैडी के ग्रो किए जाते हैं, जिसका नाम क्या है? औस, अमन एंड बोरो। अब हम जैद सीजन देख लेते हैं। इन बिटवीन रबी एंड खारिफ सीजन देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स नोन एज द जैद सीजन। तो रबी और खारिफ सीजन के बीच में ही ये सीजन पड़ता है, छोटे टाइम के लिए रहता है, और इसको हम जैद सीजन कहते हैं। इसका मंथ तो आपकी बुक में नहीं लिखा है, लेकिन ये मार्च से जून के आसपास का सीजन होता है। ठीक है, सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग जैद आर। अब जैद के सीजन के अंदर कुछ जो फसलें उगाई जाती हैं वो ये हैं: वाटरमेलन यानी तरबूज, मस्क मेलन यानी खरबूजा, कुकुम्बर यानी खीरा, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, एंड फॉडर क्रॉप्स। फॉडर मतलब चारा होता है। तो फॉडर क्रॉप्स यानी वो फसलें जो जानवरों को खिलाने के लिए एक चारे की तरह यूज की जाती हैं। तो इन सब की खेती जैद सीजन के अंदर की जाती है। शुगर कैन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। गन्ने को ग्रो होने के लिए 1 साल का टाइम लगता है। अब हम बात कर लेते हैं मेजर क्रॉप्स, यानी वो क्रॉप्स की हम बात करेंगे यहां पर जो बड़े लेवल पर ग्रो किए जाते हैं, यानी बहुत बड़े एरिया पे उनको ग्रो किया जाता है, और हमारे देश के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में। A variety of food and non-food crops are grown in different parts of the country depending upon the variation in the soil, climate and cultivation practices. तो बहुत तरीके की वो फसलें जो खाई जाती हैं और वो जिनको खाया नहीं जाता, जो फूड की तरह यूज नहीं होते, ऐसी फसलों को हमारे देश भर के अंदर ग्रो किया जाता है। अब कहाँ पर कौन सी फसल को ग्रो करना है, वो तो वहाँ की सॉइल देखी जाएगी कि हाँ इस सॉइल के अंदर ये फसल ग्रो हो पाएगी कि नहीं। तो सॉइल के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं, और वहाँ का मौसम कितना कैसा है। फॉर एग्जाम्पल कोई फसल है उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है,
तो आप वहां पर ग्रो करना चाहोगे जहां रेनफॉल अच्छी होती है, बारिश अच्छी होती है। कोई फसल उसको बहुत ज्यादा ठंडा एटमॉस्फेयर चाहिए, तो आप उसके लिए वो क्लाइमेट देखोगे। और तीसरी चीज, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, यानी वहां पर किस तरह से खेती की जाती है, ये भी डिपेंड करेगा। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर, अब जो बड़े लेवल पे बहुत ज्यादा जिनकी खेती की जाती है इंडिया के अंदर, वो आपके राइस हो गए यानी चावल, वीट यानी गेहूं, मिलेट्स, मिलेट्स क्या होते हैं, जो क्रॉप यानी जो फसलें जिनके दाने मोटे होते हैं, बड़े दाने होते हैं, उनको हम मिलेट्स के अंदर रखते हैं। इसके बारे में आगे हम देख लेंगे। और पल्सेस यानी दाल, टी, कॉफी, शुगर केन यानी गन्ना, ऑयल सीड, ये ऑयल सीड क्या होता है, यानी वो सीड जिनसे ऑयल हमको मिलता है। यानी जो आपका वेजिटेबल ऑयल होता है वो किससे बनता है, सीड से ही निकाला जाता है। तो ऐसी सीड जिससे हम ऑयल निकालते हैं उनको ऑयल सीड कहते हैं। फिर आपका कॉटन आ गया, जूट आ गया। ठीक है, एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम राइस की बात कर लेते हैं। इट इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। राइस क्या है कि स्टेपल फूड है। स्टेपल मतलब होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, यानी चावल को किस तरह से यूज करते हैं, बहुत से लोग सिर्फ चावल ही खाते हैं और जो रोटी भी खाते हैं वो भी हम देखते हैं आम जो लोग हैं वो सुबह शाम चावल जरूर खाते हैं। तो चावल एक इंपॉर्टेंट फूड की तरह यूज होता है। आवर कंट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा चावल ग्रो किया जाता है। इट इज अ खारिफ क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। ये इस चावल को कब हम ग्रो करते हैं, खारिफ सीजन के अंदर, इसीलिए खारिफ खारिफ क्रॉप इसको कहा जाता है। और इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, यानी 25 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होगा तभी ये ग्रो करेगा। एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर, और बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है। ह्यूमिडिटी क्या होता है, हवा के अंदर जब पानी ज्यादा होता है, यानी पानी किस तरह से होगा, भाप की शक्ल में होगा। तो जब हवा के अंदर ज्यादा पानी होता है गैस स्टेट में, तो हम कहेंगे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा उसके अंदर पानी होगा उतना ज्यादा हम कहेंगे ह्यूमिडिटी, जिसे हम कहते हैं बहुत ज्यादा नमी हो गई है। ऐसे सीजन में क्या होता है कि जब ज्यादा ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है तो आपको स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगी, पसीना बहुत ज्यादा निकलेगा। ठीक है, तो इस राइस को ग्रो करने के लिए हाई ह्यूमिड एटमॉस्फेयर की जरूरत पड़ेगी, यानी सूखी हवा ना हो, हवा के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हों। और बारिश की काफी ज्यादा जरूरत होती है, यानी 100 सेंटीमीटर से ऊपर साल भर के अंदर रेनफॉल होनी चाहिए। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। और कहीं पर अगर बारिश ज्यादा नहीं होती, वहां आपको ग्रो करना है, तो आपको फिर भाई सिंचाई करनी पड़ेगी, यानी बाहर से आपको पानी का इंतजाम करना पड़ेगा। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टाइक रीजन्स। तो चावल की खेती जो आपका प्लेन एरिया है नॉर्थ साइड का, जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वहां पर, और नॉर्थ ईस्ट यानी असम के साइड आप देखेंगे तो वहां पर भी आप मैप में देख सकते हैं चावल की खेती की जाती है। और कोस्टल एरियाज यानी समुद्र से लगे हुए जो एरिया है वहां पर चावल खेती की जाती है। और डेल्टाइक रीजन, यानी डेल्टा क्या होता है, जब कोई रिवर फ्लो करते हुए जाती है और ओशन में जाके मिलती है, तो जहां पर मिलती है वहां पास वो रिवर जो कुछ भी अपने साथ बहा कर लाई होती है, सॉइल वगैरह, उसको वहां जाकर डिपॉजिट करना शुरू कर देती है, वहीं जमा करना शुरू कर देती है। तो जमीन का टुकड़ा बन जाता है वहां पर, जो कि एक ट्राइंगल शेप में होता है, जिसलिए उसका नाम डेल्टा कहा गया है। तो डेल्टा वाले रीजन में भी चावल की खेती की जाती है। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। कैनाल इरिगेशन यानी नहर के जरिए जो सिंचाई होती है, तो पहले नहरों का सिस्टम इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन अब जगह जगह नहरों को बना दिया गया है और उसके नेटवर्क को फैला दिया गया है और ट्यूबवेल का सिस्टम भी आ गया है। इसकी वजह से ये फायदा हुआ है कि जहां पर बारिश कम होती है वहां पर भी हम राइस की खेती कर सकते हैं, क्योंकि ट्यूबवेल के जरिए और नहर के जरिए हम पानी ले लेंगे जितनी जरूरत पड़ेगी। अब वो एरिया कौन से हैं आपके, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ द राजस्थान। आप मैप में देख सकते हैं ये जो एरियाज हैं आपके, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, और उत्तर प्रदेश का वेस्ट वाला एरिया, यानी लेफ्ट साइड का आप एरिया देखेंगे तो वो बिल्कुल लाइट ग्रीन उससे मार्क किया गया हुआ है। और लाइट ग्रीन किसका है, माइनर एरिया, यानी यहाँ पर बहुत कम राइस की खेती होती है। पहले तो पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन अब ट्यूबवेल और कैनाल की वजह से यहां पर भी खेती हो जाती है। अब हम वीट की बात कर लेते हैं। दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। राइस के बाद सेकंड नंबर पे ये आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक सीरियल क्रॉप है, यानी इसको खाने के लिए यूज किया जाता है। इट इज द मेन
फूड क्रॉप इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के रीजन, यानी आपका ये पंजाब, राजस्थान वगैरह की बात हो रही है, और नॉर्थ साइड में आपका यूपी, बिहार भी आएगा। तो इन सब जगहों पर जो वीट है, यानी गेहूं है, गेहूं को पिसाकर हम आटा बनाते हैं, उससे रोटी बनाते हैं। तो वो रोटी क्या होती है, हमारा मेन खाना होता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि वीट जो है बहुत मेन फूड की तरह यूज होती है। दिस रबी क्रॉप रिक्वायर्ड अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। ये वीट क्या है, एक राबी क्रॉप है, यानी राबी सीजन के अंदर ग्रो करता है। इसकी जब ग्रोथ हो रही हो, यानी जब ये बड़ा हो रहा हो, तब उसको एक ठंडे एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है, यानी ठंडा मौसम होना चाहिए। और जब फुल साइज में ये बन जाए, उसके बाद जब पकना शुरू होता है, तब इसको अच्छी खासी ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है। इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। रेनफॉल की कितनी जरूरत होती है, 50 to 75 सेंटीमीटर साल भर में रेनफॉल होनी चाहिए, और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि एक महीने तो 50 सेंटीमीटर बारिश हो गई और उसके बाद फिर 5-6 महीना बिल्कुल खाली है, बल्कि हर महीने में एक लेवल मेंटेन करते हुए बारिश उसको हर महीने के हिसाब से मिलती रहनी चाहिए जब वो ग्रो कर रहा हो। देयर आर टू इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री। तो दो इलाके हैं जो कि इंपॉर्टेंट माने जाते हैं गेहूं को ग्रो करने के लिए। एक तो गंगा सतलज प्लेन है, यानी गंगा रिवर और सतलज रिवर से मिलकर जो प्लेन एरिया बना है, वहां पर मैप में आप देख सकते हैं। तो ये गंगा सतलज प्लेन आपका कहां पड़ेगा, नॉर्थ वेस्ट साइड में। एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन, और साउथ साइड में देखें, डेक्कन साइड के अंदर देखें, तो जहां पर ब्लैक सॉइल मिलती है उन इलाकों के अंदर। तो ये दो इंपॉर्टेंट जोन हो गए। द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, वो स्टेट जहां पर अच्छी खासी वीट के प्रोडक्शन होता है, यानी गेहूं को बोया जाता है, वो आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान है। मिलेट्स, ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इंपॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। तो मिलेट्स क्या होते हैं, जिनके दाने बड़े बड़े होते हैं, यानी अगर गेहूं और चावल के दाने से हम कंपेयर करें, तो ये मिलेट्स के जो दाने होते हैं वो बड़े होते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं, आपके ज्वार आ गया, बाजरा आ गया और रागी हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं जो कि इंडिया के अंदर ग्रो किए जाते हैं। और भी वैरायटी होती है, लेकिन ये तीन मेन है। दो दीज आर नोन एज कोरस ग्रेन, यानी इनको बड़े ग्रेन माने जाते हैं। कोरस मतलब जिनके दाने बड़े होते हैं। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो इनके दाने बड़े होते हैं और उसके साथ साथ इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, यानी इसके अंदर जो मिनरल के अमाउंट होता है वो भी ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, रागी इज वेरी रिच इन आयरन। अगर रागी की हम बात करें, जो कि एक मिलेट है, इसके अंदर आयरन बहुत होता है और कैल्शियम होता है। अदर माइक्रो न्यूट्रिशन एंड रगेज, तो आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, और दूसरे तरीके के माइक्रो न्यूट्रिशन, यानी वो चीजें, वो मिनरल्स जो हमारी बॉडी को बहुत थोड़े अमाउंट में चाहिए होता है, जैसे आपका जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये सब थोड़े अमाउंट में हमारे बॉडी को चाहिए होता है। तो इस रागी के अंदर ये भी होता है। और रगेज का मतलब क्या हो गया, इसको भूसा कहते हैं हिंदी में। वैसे जनरली इसको हम क्या यूज करते हैं, इंग्लिश में बात करें तो फाइबर यूज करते हैं। आपने सुना होगा फाइबर फूड्स। ये क्या होते हैं, डाइजेस्ट नहीं होते, यानी ऐसे फूड जिनके अंदर रगेज होता है, यानी फाइबर होता है। तो फाइबर जो चीज होता है ना, वो डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन वो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है, यानी हमारे पेट की वो सफाई करता है। तो ठीक है, रागी के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। अगर हम एरिया के हिसाब से और पैदावार के हिसाब से देखें, तो ज्वार तीसरे नंबर पे आता है, जो कि हमारे इंडिया में ग्रो किया जाता है, यानी ये भी बहुत बड़े लेवल पर ग्रो किया जाता है। इट इज अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। इनको ग्रो कहां किया जाता है, रेन फेड क्रॉप्स इनको कहा जाता है, क्योंकि ये बारिश पे बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं। और इनको ग्रो किया जाता है मॉइस्ट एरिया, यानी जहां की मिट्टी गीली होती है, मिट्टी के अंदर नमी होती है। इसीलिए इनको बाहर से किसी सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, अब वो स्टेट की हम बात कर लेते हैं जहां पर ज्वार बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। वो आपका महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल। तो इसको अच्छे से ग्रो कहाँ किया जाता है, सैंडी सॉइल के अंदर, यानी बालू वाली जो सॉइल होती है उसमें। और शैलो का मतलब जो बहुत पतली लेयर होती है, झिल्ली इसको कहते हैं। तो ब्लैक सॉइल पे किया जाता है, लेकिन ब्लैक सॉइल की लेयर बहुत पतली होती है, वहां पर इस बाजरा को ग्रो किया जाता है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत नीचे तक नहीं जाती,
तो पतली लेयर में भी ग्रो कर लेते हैं। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, अब ये इसको जहां पर ज्यादा ग्रो किया जाता है वो स्टेट आपके राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा है। रागी की बात कर लेते हैं। रागी इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन एंड ग्रो वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स। तो रागी को ग्रो करने के लिए ड्राई रीजन की जरूरत होती है, यानी वहां इतना बारिश का कोई टेंशन नहीं होता, सूखे मौसम में ग्रो हो जाता है। और अगर लाल मिट्टी हो या काली मिट्टी हो या सैंडी हो, यानी बालू वाली मिट्टी हो, लोमी यानी वो सॉइल जिसके अंदर 50% से ज्यादा सैंड हो, तो वो लोमी सॉइल कहलाती है वहां पर। और शैलो ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी जो पतली लेयर वाली होती है, वहां पर इसको ग्रो किया जाता है। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, और जहां पर ये ज्यादा ग्रो किया जाता है वो आपका कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। अब हम देखते हैं मेज के बारे में। इट इज अ क्रॉप विच इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर। तो ये वो फसल है जो हम इंसान भी अपने खाने के लिए यूज करते हैं और जानवरों को चारे की तरह भी यूज करते हैं। मेज क्या होता है? ये मक्का होता है, यानी भुट्टा आपने देखा होगा, वो होता है। इट इज अ खारिफ क्रॉप, ये खारिफ क्रॉप है क्योंकि खारिफ सीजन में ग्रो किया जाता है। और टेम्परेचर की जरूरत इसको 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में जरूरत पड़ती है। और अच्छे से ग्रो कहाँ होता है? ओल्ड एलुवियल सॉइल में। इन सम स्टेट लाइक बिहार, मेज इज ग्रोन इन रबी सीजन ऑल्सो। तो वैसे तो खारिफ सीजन में ग्रो किया जाता है, खारिफ क्रॉप होता है, लेकिन कुछ स्टेट जिसमें बिहार का नाम भी आता है, वहां पर ये राबी सीजन के अंदर भी ग्रो कर लिया जाता है। यूज्ड ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज। तो चूंकि हमारे पास HYV सीड आ गई, यानी अब सीड में हम कुछ मिलावट करके नई तरीके की सीड बना लेते हैं। फर्टिलाइजर हमारे पास आ गया है, सिंचाई की हमारे पास नई नई टेक्निक आ गई है। इसकी वजह से हमारा जो मेज का प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है, क्योंकि अब जहां पहले नहीं ग्रो कर पाते थे वहां भी मॉडर्न टेक्निक की वजह से ग्रो कर ले रहे हैं। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, वो कौन से आपके? कर्नाटका हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। पल्सेस, यानी हम दाल की बात कर लेते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ द पल्सेस इन द वर्ल्ड। दुनिया भर में जो दाल है उसको हम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी करते हैं, उसको ग्रो भी सबसे ज्यादा करते हैं, और इस्तेमाल भी दुनिया भर में सबसे ज्यादा हमारे देश में ही होती है। दीज आर मेजर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ज्यादातर जो प्रोटीन आपको मिलेगा वो दाल के जरिए ही मिलेगा। मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर, जो बड़े लेवल पे बहुत ज्यादा जो ग्रो की जाती हैं जो दालें, वो कौन सी आपकी हो गई? तुअर हो गई, जिसे अरहर भी कहा जाता है, उड़द हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया, पीज यानी मटर हो गया, एंड ग्राम यानी चने की दाल हो गया। कैन यू डिस्टिंग्विश विच ऑफ दीज पल्सेस आर ग्रोन इन खरीफ सीजन एंड विच आर ग्रोन इन द रबी सीजन? तो क्या आप बता सकते हैं किनको खरीफ सीजन के अंदर ग्रो किया जाता है, किनको रबी सीजन के अंदर? तो आपका ये उड़द हो गया और मूंग हो गया, ये खरीफ सीजन के अंदर ग्रो किया जाता है, और अरहर भी। और बाकी मसूर, पीज और ग्राम आपका रबी सीजन के अंदर ग्रो किया जाता है। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन। तो इनको मॉइस्चर की बहुत कम जरूरत पड़ती है, यानी मिट्टी जो है वो सूखी भी होगी तो भी काम चल जाएगा। बीइंग लेग्यूमिनस क्रॉप, ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। चूंकि जो दाल होती है वो एक लेगुमिनस क्रॉप होता है। लेगुमिनस क्रॉप वो होते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्रॉप आपने ग्रो किया तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। अब उसके बाद ये जो लेगुमिनस क्रॉप होते हैं उसको आपने ग्रो कर दिया तो सॉइल की फर्टिलिटी बहुत तेजी से वापस आ जाती है और क्रॉप अलग से मिल जाता है, दोनों फायदा हो जाता है। ठीक है, तो दाल भी एक लेगुमिनस क्रॉप होती है। अरहर को अगर छोड़ दें तो बाकी सारी दाल लेगुमिनस होती है। इससे फायदा क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी को वापस लाने में मदद करती है। किसके जरिए? फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, जिसे नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं। तो एयर से नाइट्रोजन लेकर वो प्लांट अपने लिए भी यूज करता है, सॉइल को भी प्रोवाइड करता है। देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप। इसीलिए इनको रोटेशन में यूज किया जाता है। जैसे मैंने बताया, कोई ऐसा क्रॉप आपने ग्रो किया जिसने सॉइल की फर्टिलिटी ले ली, तो आप इन लिग्यूमिनस क्रॉप को यानी दाल को आपने लगा दिया, तो दाल से क्या होगा? दाल तो आपको मिलेगी ही, लेकिन सॉइल की फर्टिलिटी वापस आ जाएगी और अपने खेत को खाली छोड़ना भी ना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार ऐसा क्रॉप, जनरल क्रॉप आप ग्रो कर लेते हैं, दूसरे में आप
लेग्यूमिनस क्रॉप को ग्रो कर लेते हैं तो फायदा रहता है। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, तो दाल जहां ज्यादा ग्रो की जाती है वो आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। थैंक यू।